ओके, तो अपन स्विच केस की बात कर रहे थे। स्विच केस यूज टू एग्जीक्यूट, जब तक दूसरे नहीं आते तब तक मैं वही स्क्रीन वाला लिख देती हूँ। यूज टू एग्जीक्यूट हाँ मैम। different set of statements for different values of a single variable. Different set of statements for different values, यानी एक ही वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगर हमें एग्जीक्यूट करने हों तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ अ सिंगल वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन। सिंगल वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन। सो दैट इज द पर्पज ऑफ स्विच केस। जैसे हमने लिखा स्विच, ब्रैकेट में आएगा वो वेरिएबल या एक्सप्रेशन जिसकी अलग अलग वैल्यूज अपने को चेक करनी है। ब्रैकेट में वो वेरिएबल या एक्सप्रेशन जिसकी अलग अलग वैल्यूज अपने को चेक करनी है, और केस कीवर्ड के साथ अपन वो वैल्यूज देते हैं जो कि हमें चेक करनी है। जैसे अभी अपन ने बात की थी कि अगर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस हो तो ये हो जाए, माइनस हो तो ये हो जाए। तो ऐसे केस के साथ हम वो वैल्यू लिखते हैं जो कि हमें चेक करनी है, और यहाँ पर हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि हमें इस वैल्यू के वेरिएबल की वैल्यू 1 होने पे एग्जीक्यूट कराना है। अगर वैल्यू 2 होगी तो यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर वैल्यू 3 होगी तो यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो दैट इज द सिंटेक्स ऑफ स्विच केस। यानी यहाँ पर हमने क्या कहा, इसका लिखने का तरीका, कि अगर वेरिएबल की वैल्यू, अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू, जो भी हम यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे, अगर उसकी वैल्यू फर्स्ट वाली है, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ये है तो यहाँ लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ये है तो यहाँ लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ये है तो यहाँ लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। यानी एक ही वेरिएबल या एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम अलग अलग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। दैट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग स्विच केस। तो ये स्विच केस को लिखने का तरीका है। अगर हम इस तरीके को फॉलो करके कुछ इस तरह से स्विच केस लिख दें, जैसे मैंने लिखा स्विच, ब्रैकेट में मैंने वेरिएबल ले लिया a, ठीक है। अब मैंने लिखा कि अगर, कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे पहले, तो अगर इसकी वैल्यू 10 है तो मैं स्क्रीन पे a प्रिंट करना चाहती हूँ। अगर इसकी वैल्यू 20 है तो ये एंड सो ऑन। तो मैंने ये स्विच केस लिख दिया, और मैंने सोचा कि अगर इसकी वैल्यू a है, 10 है तो a प्रिंट हो जाएगा, 20 है तो b प्रिंट हो जाएगा, 30 है तो c प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यही बताया गया था कि स्विच ब्रैकेट में वो वेरिएबल या एक्सप्रेशन, यानी अगर इसकी जगह मैंने a+10 लिखा होता तो ये क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। तो स्विच के ब्रैकेट में अपन वेरिएबल भी लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो स्विच ब्रैकेट में वो वेरिएबल या एक्सप्रेशन और उसकी अलग अलग वैल्यूज, और उसकी अलग अलग वैल्यूज। तो अगर इस वेरिएबल या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 है तो स्क्रीन पे a प्रिंट हो जाएगा, 20 है तो b प्रिंट हो जाएगा, 30 है तो c प्रिंट हो जाएगा। ऐसा हम सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्विच केस के लिए हमें यही बताया गया कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ये होगी तो ये चलेगा, ये होगी तो ये चलेगा, और ये होगी तो ये चलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार मैं आपको इसको रन करके बताती हूँ, आप इसका आउटपुट देखिए, और आप भी अपने लैपटॉप पे चाहें तो डेव ओपन करके ये कोड एज इट इज बना के देख सकते हैं। ठीक है, अरे यार, हाँ, DC++ डले हुआ है। इस कोड को एज इट इज अपन चलाते हैं। ऑब्वियसली वॉइड मेन और वेरिएबल डिक्लेरेशन तो अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर वॉइड मेन और वेरिएबल डिक्लेरेशन, a नाम का वेरिएबल अपने को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे ऊपर मैंने लिखा #include
std io.h। मेरी आवाज आ रही है यश? आर यू देयर? यस मैम, क्लियर आ रही है। ओके। फिर अपन ने चालू किया void main, फिर अपन ने चालू किया कर्ली ब्रैकेट, ये डे अपने आप दूसरा ब्रैकेट लगा देता है। फिर अपन ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट a। अब इस पे अपन चाहे तो यूजर से वैल्यू ले सकते हैं स्कैनफ यूज करके, यानी इसकी जगह पे अपन स्कैनफ भी लिख सकते थे। आप स्कैनफ लिखना, यूजर से वैल्यू लेना। फिर हमने स्विच केस यूज किया, स्विच a, यानी अगर इस a की वैल्यू 10 होगी तो a प्रिंट होगा, 20 होगी तो b प्रिंट होगा, 30 होगी तो c प्रिंट होगा। ये हमारा मेन खत्म। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने a की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराया। आप बताइए आपके हिसाब से इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? आपके हिसाब से इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होना चाहिए? मैम बी। ठीक है, लग रहा है कि बी। चलिए सेव करते हैं, पहले इसको सेव करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने प्रोग्राम का नाम दिया है तो मैंने यहाँ पर स्विच की स्पेलिंग जानबूझ के गलत करी है। क्यों? ध्यान रखना, आप भी जब भी किसी प्रोग्राम को सेव करो तो प्रोग्राम का नाम कीवर्ड मत दे देना। अब स्विच है, केस है, वॉइड है, इंट है, ये सब तो कीवर्ड्स है ना, तो प्रोग्राम का नाम कभी भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने प्रोग्राम सेव कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। अब मैंने इसको रन किया तो हमारे हिसाब से आउटपुट आना चाहिए था बी। ठीक है, और अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। क्या दिख रहा है आउटपुट में? बी एंड सी। ठीक है, आउटपुट में क्या आ रहा है? बी एंड सी बोथ। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिए। ठीक है, नोट करके इंपॉर्टेंट ये चीज साथ में लिख भी लीजिए। नोट, स्विच केस के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखवा रही हूं। सबसे पहली चीज, स्विच केस एग्जीक्यूट्स all the cases ठीक है, नोट करके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। सबसे पहला, स्विच केस एग्जीक्यूट्स all the cases after the satisfying case। क्या मतलब? कि जो भी आपका केस सेटिस्फाई हो रहा है उसके बाद के सारे केसेस अपने आप एग्जीक्यूट करता है स्विच केस आफ्टर द सेटिस्फाइंग केस, और इसी को बोलते हैं फॉल डाउन करना। इसी को कहते हैं फॉल डाउन करना। यानी स्विच केस एग्जीक्यूट्स ऑल द केसेस आफ्टर द सेटिस्फाइंग केस, यानी जो भी आपका केस सेटिस्फाई हो रहा होगा उसके नीचे के सारे केसेस स्विच केस अपने आप एग्जीक्यूट करता है। उसके नीचे के सारे केसेस स्विच केस अपने आप एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो स्विच केस एग्जीक्यूट्स ऑल द केसेस आफ्टर द सेटिस्फाइंग केस, और इसको बोलते हैं फॉल डाउन करना। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि ये जो भी आपका सेटिस्फाइंग केस है, जैसे इस केस में सेटिस्फाइंग केस क्या है? ए की वैल्यू 10 है क्या, 20 है क्या, 30 है क्या? कौन सा वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है? अगर मान लीजिए, हाँ, अगर हमने यहाँ पर a की वैल्यू 20 ली, ठीक है, जो भी अपना ये कोड था, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर अपन a की वैल्यू क्या ली है? 20। ठीक है, तो जो भी अपना कोड है, अगर उसमें अपन a की वैल्यू 20 ले रखी है, मान लीजिए यहाँ पर अपन a की वैल्यू 20 ले रखी है, तो कौन सा वाला सेटिस्फाई हो रहा है? b वाला। तो यहाँ पर अपना सेटिस्फाइंग केस है b वाला, तो अपन ने पॉइंट क्या लिखा? स्विच केस एग्जीक्यूट्स ऑल द केसेस आफ्टर द सेटिस्फाइंग केस, यानी जो भी आपका केस सेटिस्फाई होता है उसके बाद के सारे केसेस अपने आप एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद के सारे केसेस अपने आप एग्जीक्यूट करता है, यानी स्विच केस एग्जीक्यूट्स ऑल द केसेस आफ्टर सेटिस्फाइंग केस। तो हमारे यहाँ पे सेटिस्फाइंग केस था बी, तो ये उसके नीचे के सारे केसेस अपने आप चलाएगा, इसीलिए आउटपुट में हमें बी और सी दोनों मिल रहा था। ये वाली बात क्लियर है? इसको बोलते हैं फॉल डाउन। इसको देखिए, मैं एक बार और चला रही हूँ। अब अगर मैं a की वैल्यू 10 कर दूं तो बताइए क्या आउटपुट आएगा? अगर मैं
यस, वेरी गुड। अगर मैंने ए की वैल्यू 10 कर दी तो फॉल डाउन की वजह से आउटपुट क्या आएगा, ए बी एंड सी। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका सेटिस्फाइंग केस है वो एग्जीक्यूट होता है, तो आउटपुट में देखिए ए बी और सी। ठीक है, तो फॉल डाउन का मतलब क्लियर है। फॉल डाउन का मतलब सेटिस्फाइंग केस के नीचे वाले सारे केसेस एग्जीक्यूट करना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखो, स्विच के अंदर अपन ने वो वेरिएबल लिखा जिसकी अलग अलग वैल्यूज अपने को चेक करनी है, और केस के साथ अपन ने उसकी अलग अलग वैल्यूज स्पेसिफाई करी। अब केस के साथ जो वैल्यूज है वो तो एग्जीक्यूट होंगी अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू 10 हो तो ये प्रिंट हो जाए, 20 हो तो ये प्रिंट हो जाए, 30 हो तो ये प्रिंट हो जाए, लेकिन अगर इनके अलावा कोई वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन नन ऑफ द केस इज सेटिस्फाइड, यानी जब आपका कोई सा भी केस सेटिस्फाई नहीं होगा तब कौन सा कोड चलेगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन नन ऑफ द केस इज सेटिस्फाइड। इट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। क्या मतलब कि यहाँ पर हमने लिखा कि अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू 10 है तो ए प्रिंट हो जाएगा, 20 है तो बी प्रिंट हो जाएगा, 30 है तो सी प्रिंट हो जाएगा, और अगर इनके अलावा कोई वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, वो तो हमने लिखा ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई सा भी केस सेटिस्फाई नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि हम उसको लिखें, लेकिन अगर लिख दोगे, मान लीजिए मैंने लिख दिया डिफॉल्ट, अब मैंने लिख दिया प्रिंटफ एक्स, तो क्या होगा, अगर वेरिएबल की वैल्यू 10 होगी तो ए प्रिंट हो जाएगा, 20 होगी तो बी प्रिंट हो जाएगा, 30 होगी तो सी, और नहीं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ पर हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा कि स्विच केस एग्जीक्यूट्स ऑल द केसेस आफ्टर द सेटिस्फाइंग केस, पहला पॉइंट। दूसरा, डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन नन ऑफ द केसेस सेटिस्फाइड, इट इज ऑप्शनल। यानी डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई सा भी केस सेटिस्फाई नहीं होगा, और ये ऑप्शनल होता है, मतलब आप चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी नहीं है। अपन ने अभी ये जो प्रोग्राम बनाया इसमें भी डिफॉल्ट कहाँ लिखा, फिर भी अपना प्रोग्राम चल गया, क्योंकि डिफॉल्ट लिखना जरूरी नहीं होता। ये वाली बात क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर है सभी को। यस मैम। तो पहला पॉइंट फॉल डाउन का, दूसरा पॉइंट डिफॉल्ट का। ठीक है, तीसरा वैल्यू स्पेसिफाइड या वैल्यू गिवन विद द केस, यानी वैल्यू जो केस के साथ अपन लिखते हैं, वैल्यू गिवन विद द केस should be an integer or character constant only. Value given with the case should be an integer or character constant only. यानी केस के साथ जो आप वैल्यू लिख रहे हो वो या तो इंटीजर होनी चाहिए या कोई कैरेक्टर कांस्टेंट होनी चाहिए। आप पॉइंट वाली संख्या नहीं दे सकते, आप रेंज नहीं दे सकते। क्या मतलब कि ये जो केस के साथ आप वैल्यू लिख रहे हो, ये जो आप केस के साथ वैल्यू लिख रहे हो, ये जो वैल्यू है ये इंटीजर या कैरेक्टर ही होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप केस, आपने लिखा केस ग्रेटर देन 10, मतलब आप चाहते हो कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो ये हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पॉइंट वाली संख्याएं भी नहीं यूज कर सकते। आप सोचो कि आप लिखो 18.3 तो वो भी नहीं चलेगा। तो केस के साथ आप न तो रेंज दे सकते हो, न ही आप पॉइंट्स की संख्या दे सकते हो। केस के साथ केवल इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू ही लगेगी। केस के साथ आप इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू ही स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है लीला? सॉरी। हाँ मैम। तो स्विच केस एग्जीक्यूट्स ऑल द केसेस आफ्टर द सेटिस्फाइंग केस, and default is executed when none of the case is satisfied. It is optional. चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। और तीसरा, value given with the case should be an integer or character constant only. आप केस के साथ इंटीजर या कैरेक्टर ही लिख सकते हो, इस तरह से आप रेंज स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सो दैट इज बेसिकली स्विच केस। ठीक है, तो स्विच केस का मेन पर्पस क्या है? स्विच केस इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स for different values of a single variable or an expression. किसी एक वेरिएबल की या एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज के लिए
अलग अलग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगर अपने को चलाने हो तो फॉर दैट वी यूज स्विच केस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अपन ने एक इम्पॉर्टेंट बात, अपन ने पहले पॉइंट में ये तो कह दिया कि स्विच केस एग्जीक्यूट्स ऑल द केसेस आफ्टर द सेटिस्फाइंग केस, यानी फॉल डाउन होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं चाहूँ तो, अगर अपन ऐसा नहीं चाहते कि स्विच केस के साथ फॉल डाउन हो, यानी हम चाहते हैं कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू अगर 10 है तो केवल a ही प्रिंट हो, फॉल डाउन नहीं हो, यानी b और c प्रिंट नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट शुड बी यूज्ड। तो अगर आप चाहते हो कि फॉल डाउन ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सो ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद एवरी केस, ठीक है। हर केस के साथ हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते तो आपको हर केस के साथ एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो मान लीजिए अगर अपने पास दो नंबर्स हैं n1 और n2, ठीक है, और अपने को कोई ऑपरेटर वेरिएबल ले रखा है। अब नंबर्स के अंदर तो अपन इंटीजर वैल्यू डालेंगे, तो n1 n2 तो मैंने इंटीजर टाइप के बना लिए। ऑपरेटर में मैं प्लस साइन, माइनस साइन, स्टार साइन ये डालूंगी, तो ऑपरेटर को मैंने किस टाइप का बना लिया, कैरेक्टर, ठीक है। अभी मैंने डाल दिया उसके अंदर प्लस साइन, और जो मेरे वेरिएबल्स हैं n1 n2 उनकी भी कोई वैल्यू डाल देती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे n1 की वैल्यू डाल दी 20 और n2 की वैल्यू डाल दी मैंने 5, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे दो वेरिएबल्स हो गए और एक ऑपरेटर हो गया। अब मैं इसको अलग अलग चेक कर रही हूँ। स्विच, अब मेरा मुझे किसको चेक करना है, ऑपरेटर को। अगर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है, अगर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है तो मैं दोनों नंबर्स को जोड़ना चाहती हूँ। अगर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है तो मैं दोनों नंबर्स को जोड़ना चाहती हूँ, तो मैंने लिख दिया n1 प्लस n2, ठीक है। और ऐसे अगर ऑपरेटर की वैल्यू माइनस है तो दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए, स्टार है तो मल्टीप्लाई हो जाए। तो मैंने इस तरह से लिख दिया, तो आंसर की वैल्यू हो जाएगी n1 माइनस n2। अगर मैंने यहाँ पे स्टार कर दिया तो आंसर की वैल्यू हो जाएगी n1 इंटू n2। और स्विच केस से बाहर आके मैंने आंसर प्रिंट करवा लिया। आंसर नाम का वेरिएबल ऊपर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें मैं क्या चाहती हूँ कि मैंने दो वेरिएबल्स लिए और एक ऑपरेटर लिया, और ऑपरेटर की अलग अलग वैल्यूज के लिए मैंने अलग अलग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराया कि अगर ऑपरेटर प्लस है तो ऐड हो जाए, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाए, स्टार है तो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। तो बताइए अगर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है तो आंसर यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, इस कोड में आंसर की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी आपके हिसाब से? ओके, सोचो एक बार और, देखो ध्यान से, फॉल डाउन भी सोचो, फॉल डाउन भी सोचो, क्योंकि अपन ने ब्रेक नहीं लगाया है। फाइनल आंसर की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को? कितनी? 25? 145 मैम। 125, ओके। यस लीला, तुम्हारे हिसाब से 145 कह रहा हूँ मैं, 145 125 ना? 45 145 145 कैसे यश? मैम ये n1 प्लस n2 ये 25 हो गया, और उसके बाद ये केस अप्रूव हो गया, सेकंड केस n1 माइनस n2 15। हाँ 15, हाँ फिर उसके बाद ये n1 इंटू n2 तो n1 इंटू n2 कितना हुआ? 100। तो आंसर की लास्ट वैल्यू कितनी मिली? 100 ही मिली ना? हाँ आंसर की लास्ट वैल्यू कितनी मिली? 100। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में 100 मिलेगा, अच्छा, हाँ सॉरी मैम। ठीक है। बट तुमने सही सोचा, लगभग सही सोचा, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉल डाउन को नहीं रोका, तो जो भी आंसर की लास्ट वैल्यू मिलेगी वही प्रिंट कर देगा। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? 100, जबकि हमने ऑपरेटर तो क्या डाला है?
प्लस। ये वाली बात समझ में आ रही है, ये वाली गलती समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो ये फॉल डाउन का नुकसान है। तो अगर अपन चाहते हैं कि फॉल डाउन नहीं हो, क्यों हम चाहते हैं कि अगर हमारा ऑपरेटर प्लस है तो केवल ये वाली लाइन चलनी चाहिए, इसके नीचे के दोनों थोड़ी चलने चाहिए। तो उसके लिए हमें हर स्विच केस के साथ क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक। उसके लिए हमें हर केस के साथ क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट स्विच केस को वहीं पर एंड कर देता है, वहीं पर टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। अब क्या होगा? ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है तो आंसर की वैल्यू कैलकुलेट होगी 20 + 5 25। फिर ब्रेक। ब्रेक होते ही सीधा हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, यानी स्विच केस से बाहर आ जाएंगे और फिर हमारा आंसर नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप फॉल डाउन नहीं चाहते तो आप हर केस के साथ क्या यूज करोगे? ब्रेक। ये वाली बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक चलिए आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। टेक एंट्री ऑफ टू नंबर्स, टेक एंट्री ऑफ टू नंबर्स एंड एन ऑपरेटर। दो नंबर्स और एक ऑपरेटर की एंट्री लो। परफॉर्म द ऑपरेशन। टेक एंट्री ऑफ टू नंबर्स एंड एन ऑपरेटर एंड परफॉर्म द ऑपरेशन। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? दो नंबर्स लेने हैं और एक ऑपरेटर लेना है, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में लिया है। दिख ही रहा है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के। और जो हमारा ऑपरेटर है वो किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का। तो अगर हम एंट्री लेना चाहेंगे तो ऑपरेटर के लिए तो हम क्या यूज करेंगे? scanf%c। और नंबर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? scanf%d। मेरी ये बात क्लियर है? तो हेलो, यस मैम। ठीक है, जो दो नंबर्स की एंट्री लेंगे और एक ऑपरेटर की एंट्री लेंगे। अभी तो मैंने इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू डाल दी प्लस, लेकिन आप चाहें तो आप यूजर से बोल सकते हैं एंटर द ऑपरेटर, और फिर जो भी ऑपरेटर डालेगा उसको हम इस तरह से स्विच केस में सॉल्व करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप दो नंबर्स और दो नंबर्स की एंट्री ले लेना, एक ऑपरेटर की एंट्री ले लेना, और इस तरह से स्विच केस यूज करके हम ऑपरेटर के हिसाब से आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर ऑपरेटर प्लस है तो ये आंसर ये हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा। क्लियर है स्विच केस? मैम, हाँ मैम। मुझे पूछना था कि जैसे जो ABC वाला एग्जाम्पल था उसमें B और C दोनों प्रिंट हुए थे, हाँ। तो इसमें तीनों नहीं होंगे? नहीं, इसमें देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है, नहीं, जो नंबर वाला है जिसमें 100 आया है उसमें वो तीनों नहीं होंगे फिर आंसर्स प्रिंट? 25, 15 और 100? नहीं, यहाँ पर अपन ने ब्रेक यूज कर लिया ना बेटा। नहीं, जब ब्रेक से पहले भी अगर ब्रेक नहीं, देखो वेरी गुड, अभी अगर मैं यहाँ पे ब्रेक हटा देती हूँ, ठीक है, मैं अगर ब्रेक हटा देती हूँ, एक बार देखो, एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम इन जावा, है ना? जावा में भी यही कोड चलेगा आपका। द सिंटेक्स इज सेम इन सी एंड जावा। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने यहां से ब्रेक हटा दिया, यही कहना चाह रहे हो ना लीला? अगर अपन ब्रेक हटा दे तो आउटपुट क्या होगा? हाँ। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने ब्रेक के बिना इसको यूज किया। अब देखो प्रोग्राम का फ्लो को देखो, सीक्वेंस को देखो। अब हमारे दो नंबर्स हैं और एक ऑपरेटर है। नंबर्स है 20 और 5। प्रोग्राम यहाँ से चला। अब सबसे पहले ऑपरेटर को चेक किया उसने। ऑपरेटर हमारा क्या है? प्लस। तो प्लस, तो हम अंदर गए तो आंसर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 25। आंसर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 25। ये वाली बात क्लियर है? हाँ। ठीक है, लेकिन अब फॉल डाउन होगा। अब फॉल डाउन होगा तो हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो अब आंसर की नई वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब आंसर की नई वैल्यू हो जाएगी 20 - 5 यानी 15। आंसर की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 - 5 यानी 15। फिर फॉल डाउन हुआ, फिर नीचे आए, अब आंसर की नई वैल्यू कैलकुलेट होगी 100, और लास्ट में जब आंसर की वैल्यू कैलकुलेट हुई कितनी हुई? 100। तो जब हम यहाँ से स्विच केस से बाहर आएंगे तो वो आंसर की जो लास्ट स्टोर्ड वैल्यू है वही प्रिंट करेगा, यानी 100।
अब तीनों प्रिंट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब अपन ने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था तो यहाँ पर मैंने printf स्टेटमेंट यूज किया था, इस वजह से वो तीनों प्रिंट हो रहे थे। या अपन ने ये एग्जाम्पल जब रन किया था तो यहाँ पर अपन ने printf यूज किया था, इस वजह से वो प्रिंट हो रहे थे। लेकिन ये वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर अपन ने प्रिंट तो किया ही नहीं ना, यहाँ पे तो अपन ने केवल आंसर को कैलकुलेट किया है। प्रिंट तो हमने एक ही बार किया है बाहर आके, स्विच केस के बाहर। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। अगर मैंने यहीं पर printf आंसर लिख दिया होता ना, यहीं पर, यहाँ पर तीन बार printf आंसर लिखा होता तो फिर वो 3 बार प्रिंट करता। ठीक है। लेकिन अभी अपन ने स्विच केस के अंदर केवल कैलकुलेशन की है और स्विच केस के बाहर आके उसको प्रिंट किया है, इसलिए एक ही बार प्रिंट होगा। ठीक है। सो दैट वे वी कैन यूज स्विच केस। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लो, ये आप अपने आप करना। टेक एंट्री ऑफ ग्रेड एंड सैलरी फ्रॉम द यूजर। टेक एंट्री ऑफ ग्रेड एंड सैलरी फ्रॉम द यूजर। टेक एंट्री ऑफ ग्रेड एंड सैलरी फ्रॉम द यूजर। अब अगर उसकी ग्रेड ए है, अगर उसकी ग्रेड ए है मतलब वो ए ग्रेड ए डालता है तो गिव 10% इंक्रीज इन सैलरी। ग्रेड अगर बी है तो गिव 5% इंक्रीज इन सैलरी। ग्रेड अगर सी है तो गिव 3% इंक्रीज इन सैलरी। और अगर इसके अलावा कुछ और ग्रेड डालता है, अगर इसके अलावा कुछ और ग्रेड डालता है तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए इनवैलिड ग्रेड। अगर इसके अलावा कुछ और ग्रेड डालता है तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए इनवैलिड ग्रेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमने यूजर से ग्रेड और सैलरी का इनपुट लिया, अगर हमने यूजर से ग्रेड और सैलरी का इनपुट लिया, यूजर ने अपनी ग्रेड डाली ए और सैलरी डाली 1000 रुपये, तो अब उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज करना है, यानी उसकी नई सैलरी हो जाएगी सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी का 10%। 10% कितना हो गया? 10/100 इंटू सैलरी, ये यूँ कह दो 0.1 इंटू सैलरी। तो इससे क्या होगा? नई सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी, यानी उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है? देखें, समझें। ये नई सैलरी कैलकुलेट हो गई ना, जैसे उसने सैलरी 1000 रुपीज डाली तो 1000 प्लस उसका 10%, और ऐसे ग्रेड बी के लिए आपको 5% इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करना, नहीं होगा तो कल करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है ना? करना क्या है? हाँ मैम। तो दैट वे वी कैन यूज स्विच केस। स्विच केस किस लिए काम में आ रहा है? एक ही वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग काम अगर अपने को करने हो तो दैट वे वी कैन यूज स्विच केस। क्लियर है लीला बेटा? कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है, और ये पॉइंट्स ध्यान रखना इसके नोट। ठीक है, ओके। सो दैट वाज बेसिकली स्विच केस। तो डिसीजन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास दो ही होते हैं, इफ एल्स और स्विच केस, जो दोनों अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, इफ एल्स का एक एग्जांपल मैं और डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे। लाइक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनी होगी, ax² प्लस bx plus c equals to 0. That is basically called a quadratic equation. Quadratic equation, ठीक है? ax² plus bx plus c equals to 0. अब इस ax², ठीक है, प्लस bx plus c equals to 0, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है? अगर आपसे कहा जाए सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना या फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ही बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना या उसके रूट्स निकालना। रूट्स निकालने का मतलब x की ऐसी दो वैल्यूज ढूंढना जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि x की ऐसी दो पॉसिबल वैल्यूज ढूंढना जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ठीक है? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ a, b और c। a, b, c की आपको कुछ तो भी वैल्यूज दी हुई है, उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना। करे होंगे ना इसका क्वेश्चन?
कैसे सॉल्व करते थे? रूट्स कैसे निकालते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। वेरी गुड। अब रूट का फॉर्मूला था इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर को मैं बी इंटू बी लिख दूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, इसका मतलब माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ऐसे ही रूट 2 क्या हो जाएगा अपना, रूट 2 में माइनस आ जाएगा। और यहां पे स्क्वायर रूट का सिंबल बना देती हूं, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यही होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला। हाँ मैम। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम इस फॉर्मूले से निकालते थे। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी निकालते थे, वो जो होता था b इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, इसको हम बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन इस डिस्क्रिमिनेंट की अलग अलग वैल्यूज के लिए, हमारा जो रूट्स होते थे वो अलग होते थे। लाइक अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारे रूट्स क्या होते थे, इमेजिनरी होते थे। ध्यान है, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, दैट इज इमेजिनरी। ये वाली बात ध्यान है? हाँ मैम। तो d की अलग अलग वैल्यूज के लिए अपन इस तरह से कंडीशंस लगाते थे कि अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा या अगर d पहले इक्वल टू 0 होगा तो क्या होता था, ध्यान है? अगर d 0 होगा तो क्या होगा, अगर d 0 हुआ तो इसका मतलब ये अंडर रूट की चीज 0 हो गई, तो क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a। तो अगर d 0 होता था तो रूट्स वर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, और उसकी वैल्यू कितनी होती थी, r1 इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, और यही r2 की वैल्यू भी होती थी। लीला, ध्यान है ये वाली बात? और हेलो, यश, आर यू देयर? हाँ मैम। ओके हाँ मैम, आ रही है आवाज। ओके। और अगर तीसरी कंडीशन, नॉर्मल केस, अगर d ग्रेटर देन 0 है, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता था, तो हम एक एक करके रूट निकालते थे, माइनस बी प्लस, अब अंडर रूट के लिए c में आप क्या लिखोगे, c में आप यूज करोगे SQRT फंक्शन, SQRT d डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के पीछे अपना पर्पस यही है कि कैसे हम फॉर्मूले को कोड के रूप में लिख सकें। और R2 क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस SQRT d अपॉन 2a, और इसके लिए ऊपर आपको math.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर ही ऊपर इंक्लूड math.h करना, तभी SQRT यूज कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो आपको इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा। पहले तो आप ऊपर ही ऊपर math.h इंक्लूड किया, वॉइड मेन चालू किया, जो ABC है
उनको तो इंटीजर टाइप का रखना, और जो रूट्स हैं और आंसर है उनको डबल टाइप का रखना। DA। ठीक है, तो इस तरह से ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देना। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करना है एक बार। हाँ मैम ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन ने दो बातें हैं, एक तो किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले का प्रोग्राम कैसे बनाए। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला था हमने उसको कोड के रूप में लिखा है। नॉर्मली हम मैथ्स में इस तरह से रूट्स निकालते थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे और डिस्क्रिमिनेंट की अलग अलग वैल्यूज के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए रूट सॉल्व करते थे। अब प्रोग्राम में भी हम यही करेंगे। हमारे पास 3 वेरिएबल्स है A, B और C। यूजर से इनपुट ले लेना। सबसे पहले उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर आप क्या करोगे, ये 1 जो मैंने लिखा है उस जगह पर आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप D की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर D की अलग अलग वैल्यूज के लिए आप फिर R1 और R2 कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। यहाँ पर इसके ऊपर आपको ये लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, कर लोगे? तो दैट वे वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। तो इस क्वेश्चन को एक बार करना। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को करना। और दैट इज ऑल अबाउट स्विच केस। स्विच केस C, जावा, C++ सब में एग्जैक्टली सेम होता है। जावा में भी आप एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम ही बनाओगे। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा SQRT की जगह math.sqrt लिखा जाता है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगी लीला। बट हाँ, पहले अभी आप इसको C में बनाओ। सो दैट इज स्विच केस। तो अभी इतना ही करो, कल अपन लूप चालू करेंगे। मीनवाइल आप इफ एल्स और स्विच केस के क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है? हाँ बेटा। ये SQRT मतलब क्या, ये अंडररूट होगा ना? अंडररूट, स्क्वायर रूट। ओके। SQRT इज फॉर स्क्वायर रूट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन फंक्शन। जैसे आपने SQRT 9 लिखा, हाँ 3, I इक्वल्स टू SQRT 9 लिखा, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो SQRT फंक्शन स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज किया हमने, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट यूज किया ना अपन स्क्वायर रूट, तो उसके लिए ऊपर math.h को इंक्लूड करोगे आप। ओके मैम। ठीक है, तो ये स्विच केस के 2 क्वेश्चंस करिए। एक तो ये सैलरी वाला करना है, एक ये ऑपरेटर वाला करना है, और एक आपको इफ एल्स का ये रूट्स वाला करना है। ये 3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकली करने ही है। ठीक है, फिर कल से अपन स्टार्ट करेंगे लूप्स। तो अभी के लिए दैट्स ऑल। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद लूप्स। कल क्लास वही शाम को 5:30 होगी। ठीक है? यस मैम। चलो, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू ओके मैम। बेटा, थैंक यू। आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग, है ना? ओके। यस मैम। थैंक यू।